बैक माई यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे आप लोगों का क्लास 11th का जितने भी चैप्टर्स हैं, इसमें पूरा वन शॉट वीडियो लाए हुए हैं जो फिजिक्स का है। आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आप लोगों के फिजिक्स पूछे जाते हैं, या फिर मैक्सिमम 50 या 30 मार्क्स का जो फिजिक्स का क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो उसको हम कवर करेंगे यहाँ पे। आप नीट के लिए भी देख सकते हैं, जेईई मेंस के लिए भी देख सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल सफिशिएंट है, आप लोगों का वन शॉट है। रिवीजन के लिए तो बहुत बेस्ट है क्योंकि उसमें ज़्यादा लेंथी पूछा जाता है, तो अंदर से पूरा पूछा जाता है। तो ये हमारा जो वीडियो है आप लोगों के रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और वन शॉट वीडियो है, पूरा चैप्टर हम इसमें कंप्लीट करेंगे आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। डिमांड भी बहुत बच्चों का था कि मैम ये वाला वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए क्लास 11th और 12th का जो एनसीईआरटी बेस्ड है और कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाए हम लोगों का। तो ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए है। और क्लास 11th का और 12th का इसमें हम कवर करेंगे। जो अगला आने वाला वीडियो रहेगा उसमें 12th का कवर करेंगे। तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स, अगर आप एटीसी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग नीट की वन शॉट वीडियो ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ फुल चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे आप लोगों का, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। जो भी कन्फ्यूज़न रहेगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी पास आ रहे होंगे अगर आप एटीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और यहाँ पे आप लोगों का जितना भी चैप्टर्स है 11th में, तो हम उसको पूरा कवर करेंगे। एक वीडियो है आप लोगों का, थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, मैराथन चलेगा, तो आप लोग बिल्कुल मतलब एक शॉर्ट वीडियो देख कर जाइए, अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर उसके बाद P/Q हम लाएंगे, और आप लोग कमेंट में बताएंगे तो अगर ज़रूरत है तो हम P/Q भी प्रोवाइड कर देंगे, उसको भी हम कवर कर लेंगे, एक दिन उसका वीडियो बना देंगे। तो चलिए आते हैं अपने पूरे चैप्टर्स को देख लेते हैं कितने चैप्टर्स हैं 11th में। तो हमारे जितने चैप्टर्स हैं, हमारे पूरे चैप्टर 15 हैं, तो हम इसको पूरा आज कवर करेंगे, जितना हो सके कवर कर लेंगे, नहीं तो सेकेंड वीडियो लाएंगे। और फिर आई होप कि आज ये पूरा कवर हो जाए। पहला हमारा चैप्टर का नाम दिया हुआ है जैव भौतिक जगत, दूसरा है मात्रक एवं मापन, तीसरा चैप्टर है सरल रेखा में गति, चौथा दिया हुआ है समतल में गति, पांचवा दिया गति का नियम, छठा दिया है कार्य ऊर्जा और शक्ति, सातवां दिया है कणों की निकाय तथा घूर्णन गति, आठवां दिया है गुरुत्वाकर्षण, नौवां दिया हुआ है यहाँ पे ठोसों के यांत्रिक गुण, 10वां दिया है तरलों के यांत्रिक गुण, और यहाँ पे हमारा 11वां दिया हुआ है द्रव की तीपी गुण, 12वां दिया हुआ ऊष्मागतिकी, 13वां दिया है अणुगति सिद्धांत, 14वां दिया है दोलन और आवृत्ति गति, 15वां दिया है तरंगें। तो ये जितने चैप्टर्स हैं हम यहाँ 1 बाय 1 चैप्टर लेंगे, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के एग्ज़ाम डायरेक्ट जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, पहले आप ये अपना माइंड सेट बनाइए कि हाँ हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर रहेगा तो आपको जैसा भी क्वेश्चन रहेगा, अगर उसको लेंथी में अगर 3-4 पार्ट में करके उसको डिवाइड करके दे देगा, दूसरे का मतलब डिफिनीसन डाल के कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को तो ये पता है नहीं, तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइए कॉन्सेप्ट की, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लें। तो चलिए आते हैं अपने पहले वाले लेसन पे। फर्स्ट लेसन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, हम नोट्स के द्वारा आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये हम लोगों का नोट्स है और पूरा हम अपने हाथों से लिखे हुए हैं इसको, और जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है एनसीईआरटी में जितनी भी सकते हैं कॉन्सेप्ट, हम इसमें सारा कुछ ला दिए हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में बस एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा और बाकी फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के एग्ज़ाम भी पास हैं। तो चलिए आते हैं अपने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर पे। पहला हमारा चैप्टर दिया है भौतिक जगत। भौतिक जगत में हमारा फर्स्ट टॉपिक है द्रव्य। द्रव्य आप लोग जानते होंगे, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घिरते हैं तथा जिसमें भार होता है द्रव कहलाता है। मतलब जिसमें भार होता है, जैसे लोहा हुआ, पत्थर हुआ, वायु, जल आदि, ये सारा कुछ में भार होता है, ये हमारा क्या है, द्रव है। ठीक। प्राकृतिक में मूल बल क्या होता है? प्राकृतिक में मूल बल 4 होते हैं। 4 बल कौन से होते हैं? पहला हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा यहाँ पे दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये 4 हमारे गुरुत्वाकर्षण, ये प्राकृतिक के मुख्य बल होते हैं।
4 यहाँ पे बल हो गए। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? यह बल आकर्षण बल होता है। यह बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के पिंडों, द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है एवं पिंडों के बीच के स्थान स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इस बल के संबंध में वैज्ञानिक न्यूटन के नियम दिया, जिसके अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग वृत्त को अनुपाती होता है। यह बल दुर्बल बल होता है। ठीक, ये हमारे न्यूटन द्वारा दिया गया बल का ये जो है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है। उनके बीच की दूरी जो वर्ग के वृत्त को अनुपाती होता है, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। परंतु वस्तु का द्रव्यमान अधिक तथा बीच की दूरी कम तो यह बल प्रभावी हो जाता है। ठीक, दूसरा हमारा दिया विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युत चुम्बकीय बल क्या होता है? विद्युत आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल को विद्युत चुम्बकीय बल कहते हैं। जो आवेशित कण होते हैं, ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशित कणों के बीच चुंबकीय बल ये होता है। ठीक, और आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल को कूलॉम के नियम द्वारा स्पष्ट किया जाता है। यह बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। ठीक, यह बल कूलॉम के नियम पालन करता है। यह बल कम दूरी पर अधिक प्रभावित होता है तथा दूरी बढ़ने पर इसका प्रभाव कम हो जाता है। विद्युत चुम्बकीय बल ये संरक्षित बल भी होते हैं। ठीक, अगर आपसे संरक्षित बल पूछ दिया जाए तो ये आप लोगों को फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो ये आप लोगों का विद्युत चुम्बकीय बल होता है। आप लोग इसको माइंड में अपने सेट कर लीजिए। पहले इसको समझ लेते हैं कि ये विद्युत चुम्बकीय बल होता क्या है। ये आप लोगों का जो बल है कूलॉम के नियम को दर्शाता है। पहला बात ये है। और दूसरा हमारा ये है कि नियम जो पालन करता है, कूलॉम के नियम को पालन करता है ये बल। और ये बल जो है कम दूरी पर अधिक प्रभावित होता है और अधिक दूरी पर ये कम प्रभावित होता है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, तीसरा हमारा दिया है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल में देखेंगे दुर्बल तथा प्रबल नाभिकीय बल के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। नाभिक के भीतर उपस्थित रहे बल जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को परस्पर रखते हैं। ठीक, बांधे रखते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। ठीक, प्रबल नाभिकीय बल होता है। यह बल आकर्षण बल होते हैं। ठीक, यह बल आवेशित पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात जितना बल दो प्रोटॉनों के बीच होगा उतना ही बल एक प्रोटॉन के बीच होगा। यह बल अत्यंत प्रबल बल होता है। अब तक जितना भी बलों के बारे में पढ़ा है उनमें से सबसे प्रबल बल यही है। ये सबसे प्रबल बल है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक, चौथा हमारा दिया हुआ है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है? यह बल भी प्रबल नाभिकीय बल की तरह लघु परास वाला बल है। ठीक, लघु परास बल हम किसे कहते हैं? तो दुर्बल नाभिकीय बल को हम लघु परास बल कहते हैं। यह बल भी कूलॉम के नियम का पालन करता है। यह बल कम दूरी पर प्रभावित होता है तथा अधिक दूरी पर इसका प्रभाव नहीं होता है, बहुत कम प्रभाव होता है। और यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है एवं नाभिकीय बलों के दुर्बल होते हैं। ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आता है हमारा वैज्ञानिक उनके आविष्कार। ये भी पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स में, तो हम इसको देख लेते हैं। पहला हमारा वैज्ञानिक है जो गैलीलियो है, वो हमारे आविष्कार क्या किए थे? गैलीलियो ने हमारा जड़त्व का नियम दिया था। ये हमारे कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। आर्किमिडीज कहाँ के थे? आर्किमिडीज उज्ज्वलकर्ता का नियम दिए थे। ठीक, और यूनान के ये रहने वाले थे। आइजैक न्यूटन कौन था? तो गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिए थे इन्होंने। ठीक, इंग्लैंड के ये रहने वाले थे।
अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं हमारे जर्मनी के थे और ये आविष्कार कौन सा किए थे? तो प्रकाश विद्युत नियम अपेक्षता का सिद्धांत दिए थे। माइकल फैराडे ने क्या किया था? माइकल फैराडे का जो नियम वो उन्होंने आविष्कार किया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का आविष्कार किया था। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। हाइग्रीन्स कहाँ के रहने वाले थे? हाइग्रीन्स जो है हाईलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने आविष्कार किया था प्रकाश की तरंग का सिद्धांत। ठीक, अगला हमारा दिया हुआ है जगदीश चंद्र बोस अति लघु रेडियो तरंगों का निर्माण किया आविष्कार किया था और भारत के रहने वाले थे। मैक्सवेल प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत का ये इन्होंने आविष्कार किया था, इंग्लैंड के रहने वाले थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया था ये आविष्कार उनका था और ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। सत्येंद्र नाथ बोस ये क्वांटम सांख्यिकी के ये आविष्कर्ता थे और भारत के रहने वाले थे। डी ब्रोगली द्रव्य की तरह प्रकृति ये हमारे फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने ये डी ब्रोगली तरंग का आविष्कार किया था। तो ये हमारे हो गए आविष्कार और बाकी जो हमारा इम्पोर्टेंट था इसमें हम देख लिए फर्स्ट चैप्टर में। अब हमारा आता है सेकंड चैप्टर हमारा है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन में हमें क्या क्या पढ़ना है हम यहाँ पे पूरा का पूरा कवर करेंगे। मूल राशियाँ एवं मूल मात्रक, पहले हम देखेंगे मूल राशियाँ क्या होती हैं और फिर मूल मात्रक भी देखेंगे। ठीक, पहले देखते हैं मूल राशियों वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, ठीक, वो कहलाती हैं। इन राशियों को प्रदर्शित करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। पहला हमारे यहाँ पे देखेंगे मूल राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, वो हमारा मूल राशियाँ कहलाती हैं। और मूल राशियाँ क्या और मूल मात्रक क्या होते हैं? इन राशियों में प्रदर्शित करने वाले मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। अब आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन में हमें ये मूल राशियाँ एवं मूल मात्रक पढ़ना है और बाकी आगे टॉपिक है हम उसको पढ़ाएंगे। पूरा चैप्टर का जितना भी टॉपिक है हम इम्पॉर्टेंट चीज़ लिए हुए हैं, लगभग एनसीईआरटी का सारा कवर किए हुए हैं। तो आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से पढ़िए, ठीक, कॉन्सेप्ट समझिए और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है उसको आप वहाँ स्टॉप करके वीडियो आप लोग खुद पढ़िए। ठीक, एक दो बार रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला हमारा दिया हुआ है मूल मात्रक, मूल राशियाँ एवं मूल मात्रक। हमारा मूल राशियाँ क्या होता है? मूल राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, वो हमारा मूल राशियाँ हैं। और इन राशियों को प्रदर्शित करने वाले मूल मात्रक हमारे मूल मात्रक होते हैं। समझ लेते हैं पहले, ये मूल राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं किसी अन्य राशियों पर वो निर्भर नहीं करती हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी अन्य राशि हो उस पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक। और इन राशियों का प्रदर्शित जो हम ये जो राशियाँ हैं जो जिस पर निर्भर नहीं करती हैं उन राशियों को प्रदर्शित करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्रव्यमान, लंबाई एवं समय मूल राशियों के इनके मात्रक क्रमशः किलोग्राम, मीटर, सेकंड की मूल मात्रक में मापा जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे द्रव्यमान हो गया, मास, लंबाई और यहाँ पे टाइम, लेंथ और यहाँ पे टाइम, ठीक। तो हमारा मास को हम किससे लिखेंगे? मास को हम किलोग्राम में, और ये जो लंबाई है लंबाई को हम मीटर में लेंगे और यहाँ पे टी जो टाइम है उसको हम सेकेंड में लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे किलोग्राम, मास और सेकेंड, यहाँ पे MLT आप लोग पढ़े होंगे, वीमी सूत्र MLT। तो वीमी सूत्र भी आगे आप लोग 10-15 वीमी सूत्र याद कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत सफिशिएंट रहेगा एग्ज़ाम में, वही सब पूछे जाते हैं। बाकी फालतू आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। जहाँ जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोगों को हम बता देंगे कि हाँ ठीक है इसको आप याद कर लीजिए, जो समझने लायक रहेगा उसको हम समझा देंगे, जो याद करने लायक रहेगा आप लोग उसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। इसमें हमारा क्या दिया है? मापन की विभिन्न पद्धतियाँ।
मापन की विभिन्न पद्धतियाँ क्या हैं? भौतिक राशियों के मूल मात्रकों के आधार पर निम्न मुख्य मात्रक प्रसिद्ध हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा प्रदर्शित करते हैं कौन कौन से हैं? CGS पद्धति में होते हैं, FPS होते हैं, MKS होते हैं और यहाँ पे SI पद्धति होते हैं। ठीक, इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। CGS, इसका फुल फॉर्म कभी कभी आ जाता है। CGS पद्धति मतलब सेंटीमीटर सेमी ग्राम सेकेंड। ठीक, पद्धति होती है। FPS क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। ठीक, और यहाँ MKS क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। SI क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जो हमारा सारी जगह लागू होता है। अब देखते हैं भौतिक राशियों की मापन तौल में विभिन्न राष्ट्रों में प्रमुख 3 पद्धतियाँ प्रचलित थीं, जो मूल मात्रकों के नाम पर जानी जाती हैं। क्या जानी जाती हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर ग्राम में तथा सेकेंड है। ठीक, फुट पाउंड सेकेंड का पद्धति हमारा क्या है? इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट पाउंड तथा सेकेंड है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। आप लोगों के एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि ब्रिटिश पद्धति क्या होता है? ब्रिटिश पद्धति हमारा फुट पाउंड सेकेंड पद्धति होता है। ठीक, अगला हमारा दिया हुआ है मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड क्या होता है? इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकेंड होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली द्वारा SI प्रणाली 7 आधारभूत या मूल इकाई एवं 2 पूरक इकाइयाँ होती हैं। हमारी SI पद्धति 7 होते हैं। ठीक, और 2 पूरक होते हैं, पूरक इकाई होते हैं। 7वां कौन कौन से हैं? पहला हमारा लंबाई दिया हुआ है, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योतिद्रव्यता, पदार्थ की मात्रा। ठीक, ये हमारे 7 मूल मात्रक हैं। 7वें ये क्या क्या इसके मात्रक हैं? मूल राशि, भौतिक राशि हमारे पहले लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योतिद्रव्य का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक, पदार्थ की मात्रा को हम मोल में ही लेते हैं। अगला हुआ हमारा 7 मूल राशि निम्न प्रदर्शित करते हैं। पहला किलोग्राम, यह द्रव्यमान का मात्रक है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लैटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े के द्रव्यमान के बराबर है। किलोग्राम 4 सेंटीग्रेड के 1 अर्थात 100 सेंटीमीटर जल का द्रव्यमान होता है। ठीक, मतलब पारमाणविक स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12, यहाँ पे 12 के पावर 12 सेंटीग्रेड है। ठीक, यहाँ पे इसके परमाणुओं के द्रव्यमान है, तो यहाँ पे हम इसको 1 किलोग्राम कार्बन कहते हैं। 2 मीटर, दूसरा हमारा मीटर दिया हुआ है। मीटर में क्या है? यह लंबाई का मात्रक है। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें वहाँ क्रिप्टन 56 से उज्जर्तित होने वाले नागरिक प्रकाशित ये हमारा तरंग आती है। ठीक, सेकेंड यह समय का मात्रक है। 1 सेकेंड वह समानांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु इतना आप लोगों का कंपन करता है। एम्पियर, यह वैद्युत धारा का एक मात्रक है। वैद्युत धारा का मात्रक हमारा एम्पियर होता है। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सिंहों अनंत लंबाई के समान तारों के प्रभावित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। केल्विन क्या होता है? केल्विन यह ताप है। केल्विन ताप का मात्रक है। 1 केल्विन जल के त्रिबिंदु के और ऊष्मागतिक ताप के 1/10
1/273.60वां भाग है। केल्विन क्या होता है? ये हमारा केल्विन हो गया। ये ज्योति तीव्रता का है कैंडेला, यहाँ पे कैंडेला होगा, यहाँ पे कैंडल, ठीक। यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। एक कैंडेला के पृष्ठिका के पृष्ठ में इतना होता है मीटर क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता के, जबकि पृष्ठ का ताप प्लेटिनियम के गलनांक 1001.25 पास्कल दाब पर के बराबर होता है। ये आप लोग इसका मान केल्विन का, कैंडेला का थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, इसका मान यहाँ पे याद रख लीजिएगा 101.325, ये दाब पास्कल का बराबर होता है, ठीक। मोल क्या होता है? मोल का, यह पदार्थ की मात्रक है, ठीक। यह मात्रक पदार्थ का होता है। मोल किसी पदार्थ की बहुमात्रा है जिसमें उस पदार्थ का अवयवों की संख्या कार्बन 12 0.012 किलोग्राम के में परमाणु की संख्या के बराबर होता है, ठीक। अब अगला हमारा दिया हुआ है दो पूरक राशियाँ, इकाइयाँ। जो पूरक हमारा भौतिक राशि है, दो कोण हैं और ठोस कोण हैं, मतलब यहाँ पे रेडियन और स्टेरेडियन। कोण के हमारे मात्रक क्या होते हैं? रेडियन, ठीक। और ठोस कोण के मात्रक होते हैं, सॉलिड एंगल के मात्रक हमारे कौन से होते हैं? स्टेरेडियन, ठीक। अब अगला हमारा दिया हुआ है, इसी को हम डिटेल में समझ लेते हैं। रेडियन क्या होता है? रेडियन कोण की इकाई किसी वृत्त के त्रिज्या की लंबाई के समान लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण पर रेडियन के बराबर होता है। इसका प्रतीक रेड होता है, ठीक, RED, रेड। और स्टेरेडियन ठोस कोणों के इकाई होते हैं। इसके कोई किसी गोले की त्रिज्या को भुजा मानकर बनाए गए वर्ग के समान क्षेत्र की गोली सतह के उसके केंद्र पर बनाया गया ठोस कोण एक स्टेरेडियन के बराबर होता है, ठीक। अब आते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है? किसी मापन में शुद्धतापूर्वक ज्ञात अंकों तथा एक संरक्ष अंक को सार्थक अंक कहते हैं, ठीक। किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होते हैं वह माप उतनी अधिक प्रथार्थ होती है। सार्थक अंक ज्ञात करने का नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या होते हैं? सभी अशून्य अंक होते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6 में सार्थक अंक 4 है, ठीक। दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि ये हमारे अगर बीच में शून्य आ गया और बगल में नंबर आप लोगों का दिया हुआ है तो ये सारे सार्थक अंक माने जाएंगे। मतलब 12, 0, 4, 41 में सार्थक अंक 5 हैं, 2, 3, 2, 5, ये हमारे 5 हैं, ठीक। तीसरा हमारा नियम दिया हुआ है, संख्या का मान 1 से कम होने पर दशमलव के बाईं ओर तथा दशमलव के दाईं ओर प्रथम अशून्य अंक से बाईं पहली ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों का अगर 2, 1 यहाँ पे हमारा अंक दिया हुआ है 0, फिर दशमलव आकर यहाँ पे 2 0 दे दिया है, फिर इधर का हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 2 0 हैं यहाँ पे और यहाँ पे दशमलव लगा दिया हुआ है तो ये इतने 0 हैं, इसका कोई मान नहीं रहेगा। जो इसके पीछे रहेंगे वो हमारे मान रहेंगे, मतलब 4, 3, 1। तो ये हमारा सार्थक अंक इसमें कितने हैं? 3 हैं, में सार्थक अंक 3 हैं, ठीक। यहाँ चौथा नियम दिया हुआ है, किसी संख्या में जिसमें दशमलव नहीं है उसमें अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर सार्थक अंक नहीं होते हैं, परंतु किसी माप में अंतिम अशून्य अंक के शून्य में के दाईं ओर शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो जैसे 2500 में सार्थक अंक 2 हैं, ठीक, परंतु मास में हमारा 2500 किलोग्राम है तो सार्थक अंक 4 है। अगर यहाँ पे आप लोगों का कोई डिजिट दर्शाने से पहले या बाद में अगर किलोग्राम या कुछ ऐसा कुछ करके दे तो आप लोग उसको पूरा का पूरा सार्थक अंक मानेंगे। जैसे कोई संख्या है 100, 250 या फिर
1250 ऐसे करके दे दिया है यहाँ पे जैसे, तो ये पूरा सार्थक अंक हो जाएगा। यहाँ पे किलोग्राम करके देगा तो ठीक, मास बराबर यहाँ पे दे दिया आपका 3500 ठीक। तो ये आप लोगों का पूरा हो जाएगा सार्थक अंक है। अगला दिया हुआ है हमारा पॉइंट, किसी संख्या में दशमलव के बाद अंतिम आशून्य अंक के दाईं ओर के साथ शून्य सार्थक अंक होते हैं ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ है ठीक, यहाँ पे अगर 1 है, दशमलव लगा दिए यहाँ पे 2 5 4, तो ये हमारा पूरा सार्थक अंक है ठीक। यहाँ 0 आप लोगों का कितना भी रहे कोई मैटर नहीं करता, सारा इसको काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ तो ये सारा अंक काउंट होगा ठीक। अगला पॉइंट दिया हुआ है, किसी संख्या में 10 की घाते सार्थक अंक नहीं होते हैं। अतः किसी संख्या को घातों में व्यक्त करने पर सार्थक अंकों की संख्या प्रभावित नहीं होती है ठीक। अब जैसे सार्थक अंक यहाँ पे दे दिया गया, अगर आप लोगों का किसी सार्थक घातों में दे दिया 10 की घातों की संख्या का अंक, तो नहीं होते हैं वो ठीक। यहाँ पे जैसे ये जो है ये कोई घात का सार्थक अंक नहीं है, ये बस आप लोगों का इसमें 4 सार्थक अंक जुड़ जाएंगे, ये आप लोगों का सार्थक अंक जोड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया 2 5 4 6 है, बराबर में 2.546 है, इनके में 10 के पावर 25 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आप लोगों की संख्या बस यही जोड़ा जाएगा, बाकी और कुछ नहीं रहेगा ठीक। अब अगला हमारा क्या दिया हुआ है, अगला हमारा दिया हुआ है राशि को निश्चित सार्थक अंक में व्यक्त करना। अब राशियाँ दिया हुआ है उसको निश्चित सार्थक अंक में कैसे व्यक्त करेंगे, यदि निश्चित सार्थक अंकों के बाद छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से कम है तो उस पूर्व की संख्या को अपरिवर्तित रहने देते हैं, और यदि संख्या 5 से अधिक है तो उसमें पूर्व की संख्या को 1 से बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है 7 4 3 है, तो 2 सार्थक अंकों का तब व्यक्त करने पर यह 3 और 4 होगा ठीक। और यहाँ पे अगर 4 तथा 4 5 7 है, तो यहाँ पे 2 सार्थक अंकों का व्यक्त करने पर यहाँ पे 4 और 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप लोग समझे, यहाँ पे आप लोगों का अगर यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लास्ट और अंकों को देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 4 के बाद दशमलव के बाद यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 ले लिए हैं ठीक। और यहाँ पे अगर 3 दिया था तो हम यहाँ पे 4 लिए हैं, यहाँ से लास्ट में 3 दिया था, यहाँ 4 लिए हैं। अगला दिया हुआ है, यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से तथा 5 है और तथा उसके बाद कोई शून्य अंक नहीं है, तो इसमें पूर्व संख्या को 1 से बढ़ा देते हैं। जैसे 11.352 है, तो इसमें सार्थक अंक 3 सार्थक अंक तक व्यक्त करने पर यह 11 और 4 होगा ठीक। जैसे कि यहाँ पे 3 सार्थक अंक लेंगे, कैसे लेंगे, यहाँ 1 2 यहाँ पे 3 हो गया ठीक, 3 और तीसरा हमारा अंक क्या है 3 है, तो इसको आपको बढ़ा कर लेंगे तो 4 हो जाएगा ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 है तथा उसके बाद शून्य है, तो पूर्व संख्या सम होने पर अपरिवर्तित रहती है, से विषम होने पर 1 से बढ़ा देते हैं। जैसे 68.350 ठीक है, 2 सार्थक अंक व्यक्त करने पे 5.2 तथा यहाँ पे 3.8.350 हो जाएगा, यहाँ पे होगा। तो आप लोगों का आंसर ये होगा, 2 सार्थक अंक को व्यक्त करने का 3 और 4 हो जाएगा ठीक। अब दिया हुआ है हमारा, इसको अंकिंग त्रुटियां वाला देख लेते हैं, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। त्रुटि एवं उनके प्रकार, पहले देखेंगे हमारा त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं। पहले किसी भौतिक राशि के मापने के में विभिन्न कारणों में से आई शुद्धता में कमी
को त्रुटि कहते हैं। मापन में प्रातः आने वाली त्रुटियां निम्न प्रकार होती है: परम या निरपेक्ष त्रुटि, मध्य परम त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। ठीक, प्रयोग में प्राप्त विभिन्न पाठ्यांकों A1, A2, A3 DN का माध्य राशि के माध्यम वास्तविक मान का कहलाता है। यहाँ पे आप लोगों का अगर बीच में टेस्ट दिया तो वास्तविक मान कहलाता है। आप लोग ये जानते हैं, मैथ से पढ़े हुए हैं। परम निरपेक्षता ये त्रुटि का मापने का ये हमारा फॉर्मूला है। इसको हम कैसे माध्यमा A बराबर A1 A प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN अपॉन में N, यह हमारी त्रुटि मापने का है। ठीक, किसी भौतिक राशि वास्तविक मान AM तथा मापित मान का अंतर मापने में परम या निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। अंतः मान A का मान परम निरपेक्ष त्रुटि का मान निम्न होगी: डेल्टा A1 बराबर AM माइनस A1, ऐसे करके यहाँ पे हमारा निकल जाएगा। और मध्य त्रुटि के लिए मापने के लिए हमारा फॉर्मूला ये लगेगा: डेल्टा A बार फिर मॉड में A1 प्लस मॉड A2 प्लस डैश 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 प्लस मॉड AN अपॉन में N, ये हमारा मध्य त्रुटि का फॉर्मूला है। और अगर हमारा सापेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला क्या होगा? सापेक्ष त्रुटि का हमारा फॉर्मूला होगा सापेक्ष या त्रित्रात्मक भिन्नात्मक त्रुटि, ये हमारा मध्य परम त्रुटि और मध्य मान यहाँ पे हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डेल्टा A बार अपॉन में AM, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, और अगला हमारा दिया प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि हमारा कैसा होगा? प्रतिशत त्रुटि का हमारे यहाँ पे फॉर्मूला है प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा A बार अपॉन में AM इंटू 100, प्रतिशत त्रुटि है। ठीक, त्रुटियों के संयोजन हमारे कौन कौन से होते हैं? योग में त्रुटि, अंतर में त्रुटि, गुणनफल में त्रुटि, विभाजन में त्रुटि, घातीय फलन में त्रुटि। ये हमारी 5 प्रकार की त्रुटियां होती हैं जो हमारा संयोजन में होता है। वो भी ऐसे ही है। अब हमारा अगला यहाँ पे दिया हुआ है, ये त्रुटि ही है। अब दिया हुआ है विमीय सूत्र, जो हम पहले आप लोगों को बता रहे थे, विमीय सूत्र एवं विमाएँ। किसी भौतिक राशि को मूल इकाइयों जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय के रूप में प्रदर्शित करने वाले उस भौतिक राशि को हम विमीय सूत्र प्राप्त करते हैं। उसी भौतिक राशि से हम विमीय सूत्र प्राप्त करते हैं। ठीक, किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र में मूल इकाइयों के घातों को मूल भौतिक राशि के विमीय कहलाते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण भौतिक राशि विमीय सूत्र हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, चार्ट बना दिए हैं इसका, आप लोग इसको पढ़ के याद कर लीजिएगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगर आप लोगों से नहीं निकल रहा है, टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप लोग आई होप कि आप लोग इसको याद कर लीजिए दिमाग में एकदम बैठा के कि कैसे इसको निकालते हैं और इसको कैसे याद करते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाएगा बाई चांस, तो ये होगा कि हाँ निकाल लेंगे उसको कैसे भी करके। अगर उसका फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है त्रुटि के बाद था विमीय सूत्र। यहाँ पे एक एक बता देते हैं, रीड कर देते हैं आप लोगों को। भौतिक राशि और यहाँ पे सूत्र SI मात्रक और विमीय सूत्र विमा। ठीक, पहला हमारा दिया हुआ है भौतिक राशि में लंबाई का सूत्र हमारा यहाँ पे मीटर, इसको हम SI मात्रक इसका मीटर होता है। तो इसका हम क्या लिखेंगे आप लोगों को बता देते हैं। पहले हम इसको दर्शाएंगे, पहले क्या लिखेंगे। अगर हमारे यहाँ पे MT लिख किया तो ये भौतिक राशि में नहीं आएगा, ये हमारे इससे प्रदर्शित विमीय सूत्र से नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पे आप लोगों का पूरा दिया रहेगा MLT, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा विमीय सूत्र के लिए जो बोलते हैं इसको
दर्शाते हैं ml t के द्वारा, वीमी सूत्र वीमा। ठीक, तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है, लंबाई हमारा 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लंबाई को मीटर में, ऐसा ही मात्रक उसका मीटर होता है, तो पहले हम मास लिखेंगे m, बताएं आप लोगों को m लिखे, फिर l, फिर t। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लंबाई कितना है, लंबाई 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले देखेंगे मास पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिखेंगे, लंबाई पे क्या दिया था, 1/1 लिखेंगे इसके, और फिर टाइम यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो टाइम को 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे m l1 t0, ये हमारा क्या है, लंबाई का वीमी सूत्र है। ठीक, दूसरा दिया हुआ है द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब m। ठीक, अब यहाँ पे L0 हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का कहाँ गया, यहाँ पे ml/t, मतलब यहाँ पे t तो कुछ दिया नहीं है, 0 मान लेंगे, l भी कुछ नहीं दिया है, 0 मान लेंगे, m यहाँ पे दिया हुआ है, m हमारा 1 है, द्रव्यमान मतलब मास किलोग्राम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m1l0t0। ठीक, ये हमारा वीमी सूत्र है। अब दिया हुआ है समान अंतराल, समान अंतराल यहाँ पे t, अब इसको क्या लिखेंगे, समान अंतराल t है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड, सेकंड को हम क्या करेंगे, सेकंड को हम समान t है हमारा टाइम, तो m मास तो दिया नहीं है, 0 हो जाएगा, l भी नहीं दिया हुआ है, 0 हो जाएगा, t हमारा क्या है, 1 है, तो t1 लिखेंगे। ठीक, अगला दिया हुआ है वेग या चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ पे m/में सेकेंड, m/सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा क्या है, m हमारा क्या था, m में l1 था ना, तो l1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और सेकेंड का हम क्या लिखे थे, t1। ठीक, t1, और यहाँ पे m मास तो कुछ दिया नहीं है, तो मास को हम m0 लिखेंगे, तो इसका हमारा क्या बना, m0, l1 और t1, ये हमारा वीमी सूत्र हो गया। ठीक, आप लोगों को एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों दोबारा कोई लेक्चर देखने का ज़रूरत ना हो, एकदम एक वीडियो में समझ में आ जाए। ऐसे ही सारा करना है, आप लोग देख लीजिए, बाकी नहीं तो पूरा एक एक करवाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, और क्योंकि आप लोगों को और भी तैयारी करने हैं और चीज़ पढ़ने होंगे, तो आप लोग इसको देखिए। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर इसको आपको PDF चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये हो गया। अब वीमी सूत्र एवं विनिमय का उपयोग, यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे, तो उनके निम्न 4 उपयोग हैं, कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। पहला, भौतिक राशियों और मात्रकों के एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति में बदलना, किसी भौतिक राशि के अधिक मान तथा मात्रक व मात्रक गुणनफल सदैव नियम रहता है। ठीक, n यहाँ पे u नियतांक डैश 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 पहला वो बना हमारा समीकरण, ये ऐसे ही है, आप लोगों को बताए थे ml/t, इसके द्वारा होता है, हम ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, और ml/t ही रहेगा हमारा, ब्रैकेट में होगा तभी जान लेंगे यहाँ वीमी सूत्र है। ठीक, ये ज़्यादा वो नहीं है इम्पोर्टेंट। अब आते हैं सरल रेखा में गति, जो आप लोगों को उसमें इम्पोर्टेंट था उसमें आप लोगों को बता दिए। अब थर्ड लेसन आता है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। किसी वस्तु का समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक, इसका अर्थ यह है कि यदि कोई वस्तु समय बिताने के साथ साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है तथा ठीक उसके स्थान पर परिवर्तित होता है, तो वस्तु को गतिमान या गति का अवस्था में कहा जाता है। मतलब कि कोई भी वस्तु है, अगर वो विरामावस्था में है, अगर वो उस सामान को हम या फिर खुद हैं अगर खड़े होकर यहाँ से वहाँ जाते हैं तो हम गति की अवस्था में हैं। ठीक, हमारा गति में परिवर्तन हो गए।
एक रैखिक गति क्या होता है, वन लीनियर मोशन। तो ये रैखिक गति किसी वस्तु की एक सरल रेखा के अनुदिश गति को एक रैखिक गति या सरल रेखा गति को एक रैखिक गति कहते हैं। जैसे कि एक साइकिल सवार का एक सीधी सड़क पर गति करना। जैसे कि हम यहाँ पे हमारा स्कूल है, ठीक, और यहाँ हमारा घर है, ठीक, और हम स्कूल से घर जाते हैं, बाकी और कहीं नहीं जाते हैं, तो ये हमारा क्या है, सरल रेखा हो जाएगा, एक सरल रेखा गति की, ठीक। हम एक पर्टिकुलर लाइन को डेडिकेट करते हैं ए और बी कि जो हमारा सरल रेखा हो जाएगा, ठीक। गति के अध्ययन करते समय वस्तु जो गति की अवस्था में है उसके आकार को एक संबंध बिंदु मान लिया जाता है ताकि गति के अध्ययन और गणना में आसानी हो। स्थित पथ लंबाई एवं विस्थापन। किसी भी वस्तु की गति का अध्ययन करने के लिए 4 प्रकार के कारकों का होना आवश्यक है। यह वस्तु की स्थिति, पथ की लंबाई, वस्तु का विस्थापन तथा समय, इन 4 कारकों के अलावा एक संदर्भ बिंदु की भी आवश्यकता होती है जिसका सापेक्ष वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे वस्तु की स्थिति, अब वस्तु को हम देखेंगे कैसी स्थिति है उसकी, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। लगभग यहाँ पे एक्स वाई जेड होता है, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक, लगभग ऐसे ही होते हैं डायरेक्शन आप लोगों के। तो ये हमारा वस्तु का स्थिति, जैसे कि गतिमान वस्तु की स्थिति का आकलन करने के लिए एक संदर्भ बिंदु और अक्षों के एक सेट की आवश्यकता होती है। अनुसार, ठीक, अनुसार गतिमान वस्तु की स्थिति आकलन करने और उसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए एक समकोण निर्देशांक का चुनाव किया जाता है। इसमें परस्पर लंबवत 3 अक्ष होते हैं, जैसे कि हमारा एक्स वाई और जेड अक्ष कहा जाता है। इसको हम बताएं आपकी वस्तु की स्थिति के लिए, हम एक्स और वाई जेड, एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा जेड हो गया, ये 3 अक्ष होते हैं, ठीक। ये 3 अक्ष जो परस्पर लंबवत होते हैं, इस प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु ऑरिजिना कहा जाता है, ठीक, ऑरिजिना कहा जाता है। और इसमें प्रातः 0 से सूचित किया जाता है। मूल बिंदु हमारा 0 होता है, तो संदर्भ बिंदु भी कहा जाता है, ठीक। यहाँ पे 0 मूल बिंदु है, यहाँ पे हम इसको डायरेक्शन को दर्शा रहे हैं, ठीक, एक्स वाई जेड। निर्देशांक तंत्र क्या होता है, परस्पर लंबवत इन अक्षों को 2 रो बने हुए निर्देशांक निकाय के साथ समय मापने के लिए घड़ी रखा जाता है। इस घड़ी के समय निर्देशांक निकाय के निर्देशांक तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। वीमा रिफ्रेशन गति के निरूपित केवल अक्ष पर आवश्यकता होती है, ठीक। गति या फिर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक्स या सरल रेखा के लिए एक्स एक्सिस निर्देशांक लिया जाएगा, उसकी जो आकलन होता है उसको देखकर उसके पश्चात हम अपना अनुमान लगाते हैं। अब गति का विराम अवस्था में है, तो जब कोई वस्तु समय के साथ किसी एक या अधिक अक्ष के अनुदिश स्थान परिवर्तित करता है तो उस वस्तु को गति की अवस्था में कहा जाता है। अधिक उस अक्ष के साथ परिवर्तित नहीं करता है तो उस वस्तु को हम विराम अवस्था कहते हैं, ठीक। अगर वहीं पे है वो चीज़, कहीं इधर उधर डायरेक्शन में नहीं जाता है, अगर वो वहीं पे जाता है तो इसको हम विराम अवस्था ही कहेंगे, नहीं। पथ लंबाई दूरी, किसी वस्तु द्वारा गति के क्रम में तय की गई दूरी कुल पथ की लंबाई के पथ की लंबाई दूरी कहा जाता है। मतलब किसी वस्तु की दूरी, यहाँ पे कोई वस्तु है, वस्तु द्वारा गति के क्रम, यहाँ पे क्रमवत कुल दूरी, पथ की लंबाई के पथ की दूरी हमारा ये कहा जाता है, ठीक।
विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। कोई वस्तु है, उसका स्थिति यहाँ से होकर यहाँ गया, उसका स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो हमारा विस्थापन कहलाता है। टाइम भी होना चाहिए उसमें, ठीक। मतलब मान लीजिए कि fi समय में वस्तु की स्थिति x1 है, ठीक। तो t1 तक समय के वस्तु में स्थिति t2 हो जाता है तो हमारा आता समय में परिवर्तन डेल्टा t1 माइनस t1 हो जाएगा। परिवर्तन के ग्राफ को अर्थात डेल्टा निरूपित किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे हमारा दर्शाया गया उसको दिशा और अदिश राशि, ठीक। दिशा और अदिश राशि क्या होता है? वैसी राशियाँ जिन्हें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं दिशा राशियाँ कहलाती हैं, ठीक। और राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होते हैं तथा दिशा नहीं होती है अदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक। सदिश और अदिश, यहाँ पे आप लोग सदिश और अदिश वेक्टर और स्केलर पढ़े होंगे। तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? पहले हमारा दिशा राशि कहा जाता है। दिशा राशि हमारी वही होती हैं, ठीक। मतलब यहाँ पे आप लोगों का सदिश राशि को ही हम दिश राशि कहते हैं। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं, उसमें हम सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें दिशा केवल परिणाम होता है और उसमें दिशा नहीं होती है उसको हम अदिश राशि कहते हैं, ठीक। विस्थापन एक दिश राशि है, अदिश राशि है और सदिश राशि है, जबकि पथ लंबाई में केवल परिणाम होता है अतः ये अदिश राशि है, ठीक। धनात्मक और ऋणात्मक विस्थापन, यदि x1 होती है तो और x2 बड़ा होता है, यहाँ पे x1 छोटा होता है और x2 बड़ा होता है तो विस्थापन धनात्मक होता है। वही यदि x1 का परिमाण बड़ा होता है, x2 हो जाए का परिमाण छोटा होता है तो विस्थापन धनात्मक हो जाता है, ठीक। स्थिति समय ग्राफ, ये आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है उतना, ये ग्राफ वगैरह वो सब शॉर्ट में आता है, आप लोग लगा देंगे, ठीक। अब आता है हमारा वेग का SI मात्रक। वेग का SI मात्रक हमारा क्या है? वेग का SI मात्रक हमारा मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। या ms या फिर मीटर इनवर्स होता है, ठीक। मात्रक चाल के मात्रक के समान ही होता है। और औसत वेग भी आप लोगों का यही चीज़ है जो हम बताए थे। अब अगला हमारा चैप्टर आएगा, ये उतना वो नहीं है। अगला आपका हमारा चैप्टर है समतल में गति। समतल में गति हमारा क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। समतल में गति, जब कोई पिंड ऐसी त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसमें त्वरण की दिशा पिंड के प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न हो तो पिंड के वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों ही साथ साथ बदलते रहते हैं, जिसके कारण पिंड एक समतल वक्र में गति करता है। पिंड की इस गति में समतल में गति कहा जाता है। जैसे तूप से छोटे गोले की गति, ये हमारा क्या है? समतल में गति। अदिश और सदिश, हमारा अदिश वे राशि जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम, इसको पहले हम पढ़ चुके थे थर्ड चैप्टर में, यही सदिश और अदिश केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। अदिश में हमारा क्या होता है? साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करता है अदिश। ये हमारा क्या है? उदाहरण हमारा द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, आयतन हो गया, लंबाई हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, ये हमारा क्या है? राशियाँ अदिश होती हैं, ठीक। ये हमारी राशियाँ कौन सी होती हैं? अदिश होती हैं। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। आप लोगों का ये अदिश राशियाँ हैं। आप लोगों को इसमें शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। अगर इसमें पूरा ब हो, पूरा ब और पूरा व हो तो हमारा क्या होता है? सदिश राशि होगा। और ये आप लोगों को, जैसे आप लोग देख सकते हैं, वेग, त्वरण, बल, ये आप लोगों का पूरा ब बना रहा है तो इसमें आप लोगों का सदिश राशियाँ हैं, ठीक। कोई ऑप्शनल होते हैं, जैसे कि
घनत्व हो गया, ऐसे कई मतलब होते हैं, वो हमारा आदेश सदिश में नहीं जोड़े जाते, वो ऑप्शनल होते हैं। ठीक, अगला हमारे यहाँ पे सदिश राशियाँ होती हैं, वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। तो ये हमारा क्या है, सदिश राशि हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, तो ये हमारा क्या है, सदिश राशि है। अदिश राशि आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। ठीक, वे राशि जिनमें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, जैसे किलोग्राम हो गया। आप लोग अगर लंबाई हो गया, आप लोग अगर जाते हैं दुकान पे कोई सामान वामान लेने, तो आप उससे ये नहीं बोलते हैं कि पर्टिकुलर भैया आप ऐसे साइड में खड़े हो जाइए और हमें 1 किलो चीनी दे दीजिए। अगर आप लोगों को 1 किलो चीनी लेना होता है, मार्केट में जाते हैं, तो आप दुकानदार से ये नहीं बोलते हैं कि भैया हाँ आप इस एंगल में खड़े हो जाइए या फिर इस डायरेक्शन में आप खड़े हो जाइए, उत्तर दिशा में खड़े हो जाइए या फिर पश्चिम दिशा में खड़े हो जाइए, तो हमें आप चीनी दीजिए 1 किलो। ठीक, ऐसे नहीं बोलते हैं। आप लोग बस जाते हैं, आपको बस परिणाम की ज़रूरत होती है, मतलब कि वहाँ पे आप बस जाते हैं भैया 1 किलो चीनी तौल दीजिएगा, तो आप लोग बस चीनी को देखते हैं, चीनी को लेते हैं। ठीक, आप उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं देखते हैं, तो वो हमारा क्या है, सदिश अदिश राशि है। ठीक, और उसमें हम एग्जाम्पल में द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, आयतन हो गया, लंबाई हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया आदि, हमारा ये सब अदिश राशि है। सदिश राशि हमारा क्या है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम और परिमाण और ये दिशा दोनों जरूरत होता है। परिमाण और दिशा दोनों जरूरत होती है, वो हमारे क्या है, सदिश राशियाँ हैं। जैसे त्वरण हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, मतलब हम कोई भी बल लगाते हैं, किसी पर्टिकुलर दिशा में लगाते हैं, हम बोलेंगे हाँ ठीक है, हम इस दिशा में कोई भी कार लेकर जाएंगे या स्कूटर लेके जाएंगे, यहाँ इस डायरेक्शन में हमारा स्कूल है, कॉलेज है। ठीक, हम उस डायरेक्शन को देखकर बताते हैं कि हाँ इस डायरेक्शन में उत्तर दिशा में जाएंगे तो हमारा स्कूल कॉलेज पड़ेगा, तो ये हमारा डायरेक्शन बताना पड़ रहा है। इसमें बिना डायरेक्शन के हम नहीं बता सकते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। ठीक, सदिश राशियों का निरूपण क्या है, सदिश राशियों का सरल रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। राशि रेखा लंबाई सदिश के परिमाण के व्यक्त करती है। कोई सदिश जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ पे टेल कहते हैं। ठीक, यहाँ पे ये हमारा हो गया सदिश। एक समान सदिश क्या होते हैं, ऐसे सदिश जिनके परिमाण तथा दिशा समान होते हैं, एक समान सदिश कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा ये हो गया। अब इसका प्रकार भी हम यहाँ पे देख लेंगे कि इसका प्रकार हमारा कौन कौन सा है। पहला हमारा एक समान सदिश है। ठीक, एक समान सदिश हमारा क्या होता है, जहाँ एक समान में होता है दिशा प्रमाण, तो मतलब एंगल यहाँ वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी हो जाएगा, तो ये हमारा समान सदिश है। ठीक, असमान सदिश क्या होते हैं, असमान सदिश वे सदिश होते हैं, सदिश इनकी दिशा तो समान होती है, वह परिमाण अलग अलग होते हैं, वो हमारा असमान सदिश होता है। मतलब कि यहाँ पे ए हो गया वेक्टर और यहाँ पे वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक, ए बराबर बी। ठीक, अगर हम यहाँ पे परिमाण इसका अलग अलग होता है, मतलब दिशा सेम होता है, मतलब हमारा यहाँ पे स्कूल है। ठीक, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे स्कूल है, हम यहाँ ये हमारा घर है। ठीक, दिशा बराबर होगा, लेकिन अगर हमारा एक स्कूल है, हमारा ये फ्लोर कोई 5 क्लास में बच्चा पढ़ता है, कोई आप लोगों की अगर दीदी हैं, ठीक, आप लोगों से अगर बड़ी हैं तो वो आप लोग 11th क्लास में पढ़ती हैं और आप लोग अगर 5 क्लास में पढ़ते हैं, तो आप लोगों का डायरेक्शन जो है स्कूल जाने का, आप लोगों का एक ही डायरेक्शन है, लेकिन उनका क्लासेस परिमाण उनका अलग अलग है। उनका क्लास आपके अपर है, ऊपर क्लास में जाएंगी वो, और आप नीचे क्लास में रहेंगे। ठीक, तो वो आपसे दिशा तो हम लोग सेम तय करके आए हैं ना, दिशा आप लोग घर से अपनी दीदी के साथ साथ में आए हैं, लेकिन परिमाण हमारा अलग अलग है। दीदी का क्लास ऊपर है, आप लोगों का क्लास नीचे है, तो ये हम ऐसे देखेंगे। ठीक, तो हमारा क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक, हमारा दिशा तो सेम है लेकिन परिमाण अलग अलग है। अब हमारा ये चीज़ बताया गया है। शून्य राशि क्या होती है, शून्य सदिश क्या होती है। शून्य ऐसे सदिश जिनके परिमाण शून्य होते हैं, शून्य राशि कहलाती है। ठीक, सदिश किसी सदिश के शून्य सदिश को गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। ठीक, जैसे कि ए 0 यहाँ पे इंटू करेंगे तो हमारा 0 ही प्राप्त होगा, तो वेक्टर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बी भी करेंगे, ठीक,
वेक्टर बी 0 तो यहाँ पे बी भी ही होगा, ठीक, अरे 0 ही होगा, ठीक। जोड़ने पर या घटाने पर, कुछ भी करने पर, गुणा करने पर, जोड़ने पर यहाँ पे हमारा शून्य आता है, वो हमारा शून्य सदिश होगा, ठीक। इसके लंबवत भी है, आप लोगों को यहाँ दिखा दिया है, लंबवत भी रहेगा तब भी हमारा यही आएगा। अब अगला हमारा क्या दिया है, विपरिवर्तित सदिश। विपरिवर्तित सदिश हमारा क्या होता है, ऐसे सदिश से परिमाण तो समान हो और दिशाएं विपरिवर्तित दिशा हो, ठीक। अब जैसे कि हमारा एकांक सदिश, ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक या एकांक होता है, एकांक सदिश अदिश कहलाती हैं। एकांक सदिश को अंग्रेजी वर्णमाला में छोटे अक्षरों के ऊपर केवल कैप लगाकर व्यक्त किया जाता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे आर कैप, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कैप बोलते हैं, ये जो है हमारा, इसको हम कैप बोलते हैं। ये आप लोगों का अंग्रेजी वर्णमाला है। आप आई जे के, ये भी हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का एक ही रूप है, एकांक सदिश में इसको भी लिखते हैं, ठीक। अब हमारा क्या है, अब हमारा लोटनी घर्षण आ जाएगा, घर्षण। लोटनी घर्षण क्या होता है, इसको ये लो तो लास्ट का आ गया, आप लोगों का थोड़ा इसको और ऊपर होगा, जड़त्व का, हाँ ये जड़त्व का। अब देख लेते हैं यहाँ पे पांचवा गति के नियम। इतना आप लोगों का ये था, जो नॉर्मल था उतना हम पढ़ा दिए, 0 ये सब आता है। और अगला हमारा चैप्टर है पांचवा, गति के नियम। गति के नियम में हमें क्या पढ़ना है, न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति में, गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजक न्यूटन के सन 1697 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया प्रतिपादित किया। इसलिए इस वैज्ञानिक का सम्मान में इन नियमों को न्यूटन के गति नियम कहते हैं। मतलब जड़त्व का क्या होगा, जड़त्व किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण पिंड विराम की अवस्था में हो अथवा वेग में गति की अवस्था में हो, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, इसे हम जड़त्व कहते हैं, ठीक। हमारे दैनिक जीवन में अनेक घटनाएं घटती हैं, उसे जड़त्व के आसानी से देखा जा सकता है। किसी वस्तु के भार जितना अधिक होगा वह उतना ही अपने परिवर्तन में उतना ही अधिक विरोध करती है। अतः जड़त्व की परिभाषा स्पष्ट होता है कि उस वस्तु का जड़त्व भी अधिकतम होगा। जैसे कोई भी चीज़ है, हम उसको, उसका वेट होता है, उसको उठाते हैं, ठीक, बहुत भारी लगता है हमें, तो वो हमारा वो जो है वेट पर्टिकुलर में ये पता चलता है कि हाँ वो भारी है, ठीक। तो अपने आप को परिमाण दिखा रहा है कि हाँ भारी है वो, ठीक। जड़त्व का नियम हमारा, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा, ठीक। अथवा कोई वस्तु एक समान वेग से सीधी रेखा में गति करती है तो वह गति ही करती रहेगी, ठीक, जब तक उस पर कोई पावर ना लगाया जाए। तो हमारा जड़त्व का पहला नियम हो जाएगा, ये हमारा न्यूटन का भी नियम कहते हैं, प्रथम नियम। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के हमारे 3 प्रकार होते हैं। जड़त्व के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, विरामा जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा जड़त्व। विरामा जड़त्व क्या होता है, जैसे कि कोई नाम में स्पष्ट है तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपने विराम की अवस्था में है या परिवर्तन के का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है, ठीक। उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, जैसे कि जब किसी बस के अचानक चलने और उसके खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं तो उसके कारण यह है कि यात्री का विरामावस्था में है और एवं बस चलने की उसका शरीर बस की ओर गति विरोध करती है तथा विरामावस्था के कारण यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, हाँ। और दूसरा हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि पेड़ के अचानक हिलने पर उसमें फलों का गिरना होता है, ठीक, वो नीचे की ओर गिर जाता है। अचानक से आप लोग बस में बैठे होंगे, बहुत आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहे हैं,
नॉर्मल सा। आप बस में अगर यात्रा कर रहे हैं, आप सीट पे बैठे हैं अपने, नीचे का जो आप लोगों का पोर्शन है वो आप लोगों का विरामावस्था में रहता है। सीट का जो नीचे का पोर्शन होता है, ठीक, पैरों की साइड, वो एकदम विरामावस्था में रहता है। आप लोगों के जो पेट के ऊपरी हिस्सा में रहेगा वो आप लोग थोड़ा गति करते रहेंगे। तो अचानक से अगर बस थोड़ा मूव करता है आगे की ओर या पीछे की ओर, तो आप लोग अचानक से झटका लेते हैं। तो आप लोगों की बॉडी जो है ऊपर की, जो हमारा ऊपर का बॉडी वर्क करता है, ठीक। गति का जड़त्व, गति का जड़त्व क्या है हमारा, विरामावस्था समझ लिया। अब गति का जड़त्व हमारा इस परिभाषा के नाम, परिभाषा में नाम से ही स्पष्ट है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वस्तु स्वयं अपनी गति की आवश्यकता के परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है, ठीक। चलती रेलगाड़ी में अचानक उतर जाने पर व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। चलती बस में अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकना, ठीक। ये हमारा क्या है, गति का जड़त्व है। दिशा का जड़त्व हमारा क्या है, किसी वस्तु में वह गुण जिसके कारण वह वस्तु स्वयं की गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन की विरोध करती है, वो गति का जड़त्व कहलाता है। जब कोई बस दाईं ओर को चलती है तो दिशा की जड़त्व के कारण बैठने वाले यात्री को बाईं ओर झुकता है, ठीक। इसके जस्ट अपोजिट होता है, तो वही हमारा गति का जड़त्व हो जाएगा। अब आते हैं न्यूटन के नियम। न्यूटन के नियम आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी पढ़े हैं, आप लोग 8th में भी पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा का बहुत सिमिलर है ये चीज़। न्यूटन के 3 नियम होते हैं। प्रथम जड़त्व नियम कहते हैं, दूसरा हमारा न्यूटन के गति नियम, दूसरा नियम है संवेग का नियम कहते हैं, तृतीय नियम हमारा क्रिया प्रतिक्रिया है, ठीक। पहला नियम हम समझते हैं। पहला नियम हमारा क्या है, गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहते हैं, जब तक उसमें हम बाह्य ना लगाएं तब तक वो कोई मूव नहीं करेगा, कहीं भी कुछ नहीं जाएगा, ठीक। आप लोग इसको देख सकते हैं, कुछ भी रहेगा। उदाहरण में यदि चलती हुई रेलगाड़ी अचानक से उतरने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। खिड़की के शीशों में बुधंग जो हमारे गोलीकार के शीशों में होते हैं छेद, उसमें हो जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को क्या बताएं एग्जाम्पल में, कोई ग्लास लेते हैं, ठीक, उसके ऊपर आप एक कागज़ का एक कार्डबोर्ड रखते हैं और इस कार्डबोर्ड को आप इसके ऊपर एक सिक्का रखते हैं, 1 या 2 कोई भी एक कॉइन रखते हैं। ये जो कागज़ का कार्डबोर्ड है इसको आप ऐसे स्लाइड करते हैं अपनी उंगलियों से, ठीक। तो आप ये जो कागज़ का जब तक स्लाइड करेंगे तो ये जो कागज़ है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक, फॉल डाउन इन, ये हमारा नीचे गिर जाएगा कागज़ का, ठीक। और ये जो सिक्का है हमारा नीचे इस ग्लास में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, प्रथम नियम है न्यूटन का। ऐसे कि हम कोई भी वस्तु है उसमें जब तक हम बाहरी बल न लगाएं तो वो वस्तु विरामावस्था में ही रहेगा, अगर जब तक उसमें बाहर बल न लगाया जाए, ठीक। अगला हमारा दिया हुआ गति का द्वितीय नियम मतलब संवेग का नियम। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु के लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग के परिमाण वस्तु के पर लगाए गए बल की दिशा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो ये हमारा संवेग का नियम है। जैसे कि उदाहरण में क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को कैच करते हैं, अब समय अपने हाथों को पीछे की ओर कर लेते हैं, जैसे कि गेंद कम होगी, मतलब खिलाड़ी को ज़्यादा चोट ना लगे, ठीक, थोड़ा कम चोट लगे उसकी अपेक्षा, जो सीधे कैच करता है उसकी अपेक्षा वो कम चोट लगेगा उसको जो पीछे से कैच करेगा, तो ठीक। इसको ये हमारा क्या है, गति का द्वितीय नियम का उदाहरण है। तीसरा हमारा दिया हुआ है उदाहरण थर्ड यहाँ पे उदाहरण दिया है आप लोगों का, ये नीचे चला गया स्लाइड। हाँ,
थर्ड उदाहरण हमारा दिया हुआ है तीसरा, गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु के पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, संवेग परिवर्तन वस्तु के लगाए गए बल की दिशा में व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग इसको देख सकते हैं कि अगर कोई, आप लोग इसको समझ सकते हैं, सेकंड था लॉ। दूसरा हमारा तीसरा वाला गति के तृतीय नियम में न्यूटन की गति के तृतीय नियम के क्रिया प्रतिक्रिया के, मतलब आप लोग कोई भी, जैसे कि आपका फ्रेंड है, अगर आप उसको मार देते हैं तो वो भी आपको एक थप्पड़ मारेगा। तो ये हमारा क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे कि आप जैसे क्रिया करते हैं वैसे उसको उल्टा परिणाम मिलता है। कोई बॉल लेते हैं आप, किसी दीवार पर आप फेंकते हैं, कोई वॉल पे आप अगर कोई बॉल फेंकते हैं तो वो भी आप पे अटैक करता है, वो भी इधर आता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पे लागू होता है। तो गति का थर्ड नियम है। ठीक, अब आते हैं, आप इसको जानते हैं सेकंड लॉ को, हमारा सेकंड लॉ का F बराबर m में होता है, द्वितीय नियम। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब घर्षण बल क्या होता है, जब दो पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है। ठीक, उसके संपर्क तलों पे एक बल कार्य करता है, वस्तुओं की गति के विरोध करता है, वो हमारा घर्षण बल कहलाता है। ठीक, घर्षण बल का उदाहरण क्या है, घर्षण बल का उदाहरण अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक मेज है, उसके ऊपर कोई वस्तु रखी है, और यदि हम वस्तु को किसी वेग के धक्के देते हैं, ठीक, तो दूर चलने के बाद रुक जाएगी, तो विरामावस्था में आ जाएगी। फिर ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु क्यों रुक गई। ठीक, तो चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है कि वस्तु को मेज में संपर्क में तलों के बीच की बल कार्य करता है, उनकी गति को विरोध करता है और उस गति को ही घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे मेज़ था, एक मेज के ऊपर हम बुक रखे थे, बुक में हमारा घर्षण बल काम कर रहा था, इसके नीचे जो था। तो हम इसको अगर मारते हैं, ठीक, यहाँ पे जो बुक रखा है उसको मारते हैं, यहाँ पे जाता है, थोड़ी देर वो रोटेट होता है, फिर उसके बाद वो एक विरामावस्था में आ जाता है, क्योंकि उसके जो नीचे तल में था वो बाबल कार्य कर रहा था, वहाँ पे आप लोगों का घर्षण बल कार्य कर रहा था। घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, गतिज घर्षण बल और स्थिर घर्षण बल। गतिज घर्षण बल हमारा क्या होता है, जब दो वस्तुओं के बीच परस्पर गति होती है तो इन वस्तुओं के बीच एक बल आरोपित होते हैं, तो हमारा क्या है, जिसे ग्राफिक घर्षण बल कहते हैं। अर्थात दो वस्तुओं के बीच उनकी गति के कारण उत्पन्न बल को गति हार्ट्ज बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक, F के म्यू के होता है, जहाँ ये म्यू के एक नियतांक है, जिसे घर्षण बल को गुणांक कहते हैं। स्थिति घर्षण बल क्या होता है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो लेकिन उनके बीच कोई गति नहीं होती है, अर्थात वह विरामावस्था में होते हैं, तो इन वस्तुओं के बीच आरोपित बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। अर्थात वस्तुओं के बीच उनकी विरामावस्था के कारण उत्पन्न बल के स्थानिक स्थैतिक घर्षण बल को, इसका यहाँ पे प्रदर्शित हमारा कहते हैं F S बराबर म्यू S R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, घर्षण के नियम क्या होते हैं। आप लोगों का लग रहा है क्लास बहुत लंबा हो गया है, सोच रहे हैं अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का इसको कवर करें। चलिए इसको आज पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद सिक्स चैप्टर जो है आप लोगों का वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। 6 चैप्टर से लेकर जितना भी कवर हो जाए नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, घर्षण के नियम। घर्षण के नियम, घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तुओं पर उनकी गति की दिशा के विपरीत आरोपित होता है। ठीक, जब दो या दो से अधिक वस्तु परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके बीच का घर्षण बल अभिलाव प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, मतलब F व्युत्क्रमानुपाती R ये है। अब हमारा क्या है, घर्षण के नियम है तो हम पढ़ लिए हैं। अब ये हमारा लास्ट है लोटनी घर्षण। लोटनी हमारा घर्षण क्या होता है, किसी भी वस्तु को दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर रकाने के
ये जो हमारा है किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर सरकाने की अपेक्षा लुढ़काना अधिक आसान होता है। जैसे कोई भी चीज़ है उसको हम सरकाने से अच्छा उसको हम अगर लुढ़काते हैं तो अधिक ज़्यादा आसान होता है। अर्थात एक पिंड पर किसी दूसरे पिंड के तल को लुढ़कता है तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों के बीच एक बल आरोपित होता है, उसे हम लोटनी घर्षण कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे तरल घर्षण, जब द्रव्य का किसी बर्तन में लेकर तेजी से घुमाया जाता है तो द्रव्य कुछ समय घूमने के पश्चात एक रुक जाता है। इस स्पष्ट को हम द्रव्य विभिन्न परतों मध्य के बल कार्य करता है, उसे द्रव्य गति या विरोध करता है। इस बल को हम द्रव्य घर्षण कहते हैं। ठीक, तरल या द्रव्य घर्षण कहते हैं। सो गाइस, मेरी आज की अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा। इसके हम आगे का वीडियो कल लाएंगे, प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप लोग कमेंट करेगा तो हम थोड़ी टाइम बाद प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आप लोगों का वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो अभी अपलोड करेंगे तो आप लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे भी, थोड़ा टाइम लगेगा और आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी बहुत पास हैं। तो आई होप कि जल्दी जल्दी अपलोड करते हैं वीडियो, ताकि आप लोग वन शॉट में ही आप लोग ख़त्म कर दें सारा चैप्टर। ठीक, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये भी पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। समझ आना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में घुसना चाहिए। बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी हम सब ला कर आप लोगों को सारा कंटेंट दे देंगे, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी लास्ट तक इस वीडियो को देखा है कमेंट में थंब जरूर भेजिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।